हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना क्वेश्चन पेपर, और इसमें अभी तक हमने स्टार्ट कर लिया है क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है या कितना टाइम हमारे पास है, या जो भी आपके निर्देश आपको दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले वो देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो क्योंकि हम इसमें सिर्फ बायो के क्वेश्चन ही पिक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, जो आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 1 का जो क है वो आपका बाय का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया था कि पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। आपने कहा मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। ये इसी का ट्रांसलेशन है, हिंदी और इंग्लिश एक साथ में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो क जो है उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है ऑप्शन नंबर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो घ है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कॉज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन आता है। तो आपने यहाँ पे बात की है कॉलेन काइमा के बारे में। ठीक है, कॉलेन काइमा है, स्क्लेरेन काइमा है, पैरेन काइमा है एंड क्लोरेन काइमा है। तो हमारे पास यहाँ पर आता है कॉलेन काइमा। ठीक है, कहाँ है, ये है कॉलेन काइमा। आपका जो पैरेन काइमा है वो स्टोरेज करेगा। स्क्लेरेन काइमा जो आपका यहाँ पर आता है, वो आपके डेड सेल से मिलकर के बना हुआ। क्लोरेन काइमा जो है वो पैरेन काइमा की ही फॉर्म है, जिसमें फूड स्टोरेज यहाँ पर होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है, जिसमें बोला गया है खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका पर दानेदार संरचनाएं होती हैं, यानी कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से होते हैं, आपने कहा यहाँ पर होते हैं राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। चलो, अब ये हमारे एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें हमने यहाँ तक की बात कर ली है। एमसीक्यूज में जो भी बायो के क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 नंबर का ही आपके पास आता है, ये 1 नंबर का आपके पास है, जिसमें पूछा गया है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम आर द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। आपने कहा रबी क्रॉप। ठीक है, रबी की फसल इसे कहते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, और यही आपको होमवर्क में दिया गया था। आपसे पूछा है आरबीसी की फुल फॉर्म बताइए, या आरबीसी का विस्तारित नाम बताइए। आरबीसी एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, ये तो हमें पता है। आरबीसी, आर से कुछ नाम होगा, बी से कुछ नाम होगा, सी से कुछ नाम होगा। तो हमने कहा कि सबसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है, किस चैप्टर से पूछा गया है। टिश्यू। ठीक है, किस चैप्टर से पूछा गया है, टिश्यू चैप्टर से पूछा गया है। आपके पास ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हमने कहा टिश्यू से एक क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, टिश्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आया है। तो कौन सा टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू में हमने एनिमल और प्लांट 2 टाइप के टिश्यू पढ़े थे। आरबीसी जो है वो किस में पाया जाता है, आपने कहा मनुष्य में हमने पढ़ा है। तो आपके पास क्वेश्चन आए हैं एनिमल टिश्यू से। अच्छा, एनिमल टिश्यू तो 4 टाइप के होते हैं, तो कौन से टाइप के टिश्यू से आपके पास क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, और इसके माध्यम से आप ऑल टाइप ऑफ टिश्यू जो हैं, जितने प्रकार के आपके टिश्यू हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू 4 टाइप का होता है, ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास आगे भी टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, और वो किस टाइप से आपके पास पूछा जाए, किस टाइप से यानी कि किस प्रकार में से आपके पास क्वेश्चन आए, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके काम क्या होते हैं, तो आपने कहा कि ये क्या करता है, लाइनिंग करता है, लाइनिंग यहाँ पे बनाता है। लाइनिंग का मतलब क्या होता है, देखो, लाइनिंग का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि ये कोई ऑर्गन है हमारा, कोई भी ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कवरिंग पाई जाती है वो कुछ ऐसे पाई जाती है। ये कवरिंग
ये बाहर से अगर लाइन कर रहा है, बाहर से अगर यहाँ पे आपकी कवरिंग पाई जा रही है तो वो कवर कर रहा है, कवरिंग कर रहा है। और अगर यही लेयर जो है वो आपको अंदर से देखने को मिलती है, यहाँ से जैसे अंदर की साइड से, तो मतलब वो कवरिंग है। तो आपने कहा कि एपिथेलियल क्या करता है, लाइनिंग भी करता है, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, उन्हें अंदर की साइड से भी घेरेगा, बाहर की साइड से भी घेरेगा। ऐसा क्यों होता है, जिससे कि दो ऑर्गन जो है वो आपस में क्या रहे, देखो आपस में ठीक है अगर अटैच्ड है भी तो अलग अलग रहे। ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पे उनकी सेल मेम्ब्रेन है उनका डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, जो ऑर्गन्स है उन्हें आपस में जोड़ने से रोकता है और उनको सेपरेट रखता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। ये लाइनिंग करेगा, कवरिंग करेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये क्या करता है, सिक्रीशन, जो सिक्रेटरी पार्ट होंगे वहां पर पाया जाता है, जो एब्जॉर्प्टिव, जो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होंगे वहां पर पाया जाता है। ये हमें क्या देता है, एक सुरक्षात्मक जो लेयर है वो देता है जिसका नाम स्किन है। यहाँ पर आपने अलग अलग प्रकार के पढ़े हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस है, स्ट्राइटेड स्क्वैमस है, कॉलमनर एपिथेलियल है, यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़े हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये संयोजी ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एरियोलर है, ठीक है, एडिपोज है, ठीक है, ये है यहाँ पे स्केलेटल, और ये आता है फ्लूइड में, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। जो आपका एरियोलर है वो आपके पास आता है टेंडन और लिगामेंट। जो लिगामेंट क्या करेगा, बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करेगा, और टेंडन क्या करेगा, यहाँ पे बोन और मसल को अटैच करने का काम करेगा। जो आपका एडिपोज है वो क्या करेगा, यहाँ पे लिपिड जो है, वसा जो है उसका संचय करेगा। अगर हम स्केलेटल में पढ़े तो स्केलेटल में हम पढ़ते हैं बोन को और हम पढ़ते हैं कार्टिलेज को। फ्लूइड की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ब्लड को, और यहाँ पर हम बात करते हैं लिम्फ की, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। चलो, क्योंकि थोड़ा ब्लड को यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, क्यों देख रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो डिटेल में देखें ब्लड का कंपोजिशन। चलो आगे आ जाओ। तो ये है ब्लड, जो रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। रक्त, खून जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, सबसे पहले वो ध्यान दो। यहाँ पर अगर पता चल गया है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, क्लास 11th में बहुत इजी हो जाएगा एक टॉपिक, जहाँ पर आप बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। और सर्कुलेशन में आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जिसे कहा जाता है, वो बना होता है आपके ब्लड यानी कि रक्त, आपके ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियों से, आपका हार्ट यानी कि हृदय, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है आपका रक्त, रक्त वाहिनियां और आपका हृदय, तीनों चीजों से। और तीनों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, जिसमें से एक ब्लड भी है, ब्लड को भी आप डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे समझ लिया है तो वहां पर इजी होगा, ठीक है। अब जो ब्लड है आपका वो किन चीजों से मिलकर के बना है, हमने कहा वो बना है प्लाज्मा से मिलकर के, और वो बना होता है आपके ब्लड सेल से मिलकर के। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पूरी चीजें नहीं लिखूंगी, बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं बोलती जाऊंगी आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है प्लाज्मा, प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है ब्लड, और ब्लड वेसल से, दोनों चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल नहीं, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। अब आप कहेंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कुछ येलोइश फ्लूइड होता है, कुछ तरल पदार्थ होता है, जो प्लाज्मा भी फिर अलग अलग चीजों से मिलकर के बना होगा। किन किन चीजों से मिलकर के बना होगा, ये बना होता है वाटर से, पानी से, और ये बना होता है कुछ प्रोटीन से। इसके अलावा इसमें कुछ आपने कहा थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज हो सकता है, थोड़ी मात्रा में और छोटे छोटे प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे बना होता है प्लाज्मा इन दो चीजों से बना होता है, ठीक है। अब देखो ब्लड का जो 100% बनाते हैं वो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। क्या बात की है कि ब्लड का 100% प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों मिलकर के बनाते हैं। प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा होता है ज्यादा, 55% प्लाज्मा होता है।
ब्लड सेल्स कितनी परसेंट होती है? 45% जो है वो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। ज़्यादा जो वेटेज है यहाँ पे, या आप कहेंगे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो प्लाज्मा की होगी। अब नीचे देखो कि प्लाज्मा तो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, पानी से और प्रोटीन से। तो प्लाज्मा में ज़्यादा पानी होगा या प्रोटीन होगा? आपने कहा मैक्सिमम जो है वो पानी होता है। 90 से लेकर के 92% जो है वो पानी होता है। प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो 6 to 8% यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोटीन के नाम बताती हूँ, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपको पढ़ने ही है। ठीक है। तो प्रोटीन के जो नाम है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजेन है। ठीक है। ये 3 हमारे पास प्रोटीन आते हैं। आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, या चलो रहने देते हैं, ये डिटेल में हो रहा है। हम सिंपल वे में पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन होती हैं। ठीक है। चलो, तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि प्लाज्मा में जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो किसकी है? पानी की है। अच्छा, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका जो यहाँ पे प्लाज्मा है, या चलो पहले ब्लड सेल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ब्लड जो है वो बनता कैसे होगा हमारी बॉडी में। तो ये है प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पानी है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ ग्लूकोज कुछ मात्रा में हो सकता है। ठीक है। ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स हमारे पास कितनी आती हैं? 3 हमारे पास ब्लड सेल्स आएंगे। RBC, आप समझ आए क्यों ब्लड को पढ़ रहे हैं? WBC और ब्लड प्लेटलेट। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है कि बताओ फुल फॉर्म ऑफ RBC क्या है। क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ RBC। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आया है? ब्लड से आया है। इट मीन्स कि जो एनिमल टिश्यू का जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का जो एक एग्जांपल है ब्लड, वहीं से आपके पास क्वेश्चन आया है, ब्लड से। और ब्लड में पाया जाता है RBC, जो कि एक प्रकार की क्या है? सेल है, एक प्रकार की कोशिका है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? R से होता है रेड या लाल, लाली तो बोलते हैं रेड को, है ना। B से होता है ब्लड, यानी कि रक्त। और C से होता है सेल, कोशिका या कणिकाएं भी कह सकते हैं, कणिकाएं। अब बताओ क्या फुल फॉर्म हुई RBC की? रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं? रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। अब देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 नंबर का प्रश्न आपके पास आया है, आपसे पूछा गया है RBC की फुल फॉर्म बताइए। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है रेड ब्लड सेल, बस इतना आपका आंसर है, हो गया है कंप्लीट। तो आपने कहा कि यहाँ पे RBC है। अच्छा, जरूरी नहीं कि RBC की फुल फॉर्म पूछी जाए, WBC की भी तो पूछी जा सकती है। या ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स की वैसे ज्यादा नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स हम पूरा ही लिखते हैं। RBC और WBC की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो WBC में हम देखते हैं व्हाइट, बस इतना ही डिफरेंस है। नाम का वैसे डिफरेंस है, बट नाम में यही डिफरेंस आता है। व्हाइट यानी कि श्वेत। ये है क्या? ब्लड, ब्लड यानी कि रक्त। और ये है सेल्स, यानी कि कणिकाएं। ठीक है, तो RBC WBC की फुल फॉर्म पता चल गई है। ठीक है, हमें यहाँ से आंसर मिल गया है। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि RBC के फंक्शन, WBC के फंक्शन और ब्लड प्लेटलेट्स के फंक्शन, ये कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ब्लड से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपने कहा कि किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से बनता है। एक्चुअली में जो हमारा ब्लड बनता है वो कैसे बनता है, देखो।
जो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा कैसे बनेगा। प्लाज्मा में मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर है, तो ये वाटर आता कहाँ से है? आपने कहा जब डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से हमें पानी मिलता है। और आपने कहा जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और हमने कहा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में को तो हम पढ़ते ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पानी कहाँ से आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से एब्जॉर्ब होकर के पानी हमें मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं वो देखो। आपने कहा आपकी जो एल्ब्यूमिन है इसका निर्माण जो होता है वो लिवर में होता है। ग्लोबुलिन, कुछ ग्लोबुलिन जो बनती हैं वो लिवर में बनती हैं, और कुछ ग्लोबुलिन जो बनती हैं वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लाज्मा सेल कह सकते हैं। मैं प्लाज्मा सेल नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा, आप डब्ल्यूबीसी लिख देंगे। ग्लोबुलिन, कुछ जो ग्लोबुलिन है उसको लिवर बनाती हैं और कुछ को क्या बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है। फाइब्रिनोजेन को भी लिवर ही बनाता है। तो लिवर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन? जो प्लाज्मा को बनाएंगे। तो ये प्लाज्मा बन गया है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो गया है। अब आते हैं ब्लड सेल्स कहाँ से बनती हैं। जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आपने काफी बार देखा होगा जैसे टीवी एड्स में। ठीक है, ये लॉन्ग बोन जो होती है, तो ये वाला जो स्पेस होता है यहाँ पर पाए जाते हैं बोन मैरो, और इनका नाम होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में सारी सेल्स बनती हैं। आप सारी सेल्स यानी सारी ब्लड सेल्स, आपकी आरबीसी भी बनेगी, आपकी डब्ल्यूबीसी भी बनेगी, और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स भी बनती है रेड बोन मैरो में। अब पता चल गया कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से होता है। अब बात कर लेते हैं किसका क्या काम है। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एल्ब्यूमिन के बारे में बात करें तो ऑस्मोसिस पढ़ी है? यस पढ़ी है। सेल चैप्टर में आपने क्या पढ़ी थी? ऑस्मोसिस पढ़ी थी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो हमारे ब्लड में बनाने का काम करेगा कौन? एल्ब्यूमिन करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। ग्लोबुलिन का क्या काम है? ग्लोबुलिन जो है वो क्या करता है, हमें इम्यूनिटी देता है। ये जो ग्लोबुलिन डब्ल्यूबीसी बनाती हैं वो हमें क्या देगा? इम्यूनिटी देगा। वो हमें इम्यूनिटी को देगा। ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में, रुधिर का थक्का जमाने में क्या करती हैं? यहाँ पे मदद करती हैं। ये इनका काम है, आप लिखते चले जाएंगे जहाँ पे मैं बता रही हूँ। आरबीसी जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, किसके? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और ये CO2 को भी क्या करते हैं? CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें क्या देता है? इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इम्यूनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा डब्ल्यूबीसी है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। तो आप कहेंगे अभी तो हमने कहा फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करता है, रुधिर का थक्का जमाता है, अब हम कह रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स ये काम करते हैं। देखो ये मिलकर के काम करते हैं, कोई एक काम नहीं करता है, मिल करके काम करते हैं, कंबाइंडली ये काम करते हैं। तो जो हम मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली हैं, जैसे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड बनता कैसा है, कहाँ बनता है, ब्लड में जो प्रोटीन है उनका क्या काम है, ब्लड सेल्स जो है वो कितने प्रकार की होती हैं उनका क्या काम है। ठीक है, तो चलो वापस चलें और अब देखो अपना आंसर जो है, बताओ आरबीसी का विस्तारित नाम बताओ। आरबीसी का विस्तारित नाम है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आप इसे ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे अच्छा ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर आपके वन वर्ड आंसर है, जैसे कि ये क्वेश्चन है वन वर्ड है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, और निश्चित उत्तरीय प्रश्न या डेफिनेट आंसर
क्वेश्चंस, यानी कि जहां पर आपके बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या है? आपका आंसर है रबी की फसल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या? आपका आंसर है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो 1 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए आवश्यक है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। बताओ उस ऊतक का नाम बताओ जो हमारी बॉडी में क्या है, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो टिश्यू चैप्टर से आया है, क्योंकि इसने क्या बोला है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में, यानी कि ये हमारी बात कर रहा है, यानी कि ये एनिमल की बात कर रहा है, एनिमल टिश्यू की बात कर रहा है। तो कहाँ से क्वेश्चन आया है? एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आया है। अब आप बताओ एनिमल टिश्यू का वो कौन सा टिश्यू है जो कि गति के लिए उत्तरदायी होता है। चलो एक बार देखो अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो तो हम बात कर रहे हैं उस टिश्यू के बारे में जो कि गति के लिए उत्तरदायी होता है। थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे और जब हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में, तो दो टिश्यू के नाम हमने लिखे हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमने फंक्शन भी देखे हैं यहाँ पे, एपिथेलियल के भी कनेक्टिव टिश्यू के भी। तो तीसरा जो हमारे पास टिश्यू आता है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है। एक का नाम है यहाँ पे कार्डियक मसल, एक का नाम है यहाँ पे स्मूथ मसल, और एक का नाम है स्केलेटल मसल। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास मसल्स आते हैं। कार्डियक मसल जो होगी वो आपके हार्ट में मिलेगी आपको, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके विसिरल ऑर्गन होते हैं। विसिरल ऑर्गन वो होते हैं जो इंटरनल होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हमारे होते हैं, जो कोमल अंग होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्केलेटल मसल जो है वो आपके जो स्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम जो है उससे अटैच्ड होती है, और ये जो है वो वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे आपको क्या पता चला कि जो आपकी मस्कुलर टिश्यू है उसका काम क्या है एक्चुअली में? मूवमेंट करना। आपके हार्ट में अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, मतलब आपके हार्ट में मूवमेंट हो रही है, जो हार्ट पंप कर रहा है वो मूवमेंट हो रही है। आपने कहा स्मूथ मसल्स में जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड है वो क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है, तो वो क्या है, एक मूवमेंट हो रही है। जैसे आपका जो फूड पाइप है, फूड पाइप दिखता नहीं है, ये आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे जो है वो आपका फूड पाइप होगा। अब फूड पाइप में से जो फूड है वो माउथ से कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू। वो जो मूवमेंट है वो कैसी है? आपने कहा इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, तो वो भी एक मूवमेंट है, आपके स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई स्केलेटल मसल्स हैं, और इसी की वजह से आप जो है वो वॉलेंट्री एक्शन या ऐच्छिक क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो मेरी टंग है उसमें मूवमेंट हो रही है, वो एक वॉलंटरी एक्शन है। मैं आपको पढ़ाते टाइम अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, वो एक वॉलंटरी एक्शन है। मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक जगह से दूसरी जगह चल पा रही हूँ, ये एक वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहा कि हो सकता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन हो सकते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, लेकिन है क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा गतिविधि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन क्या आया था? अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या आया था? उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। क्या नाम है उसका? मस्कुलर टिश्यू है या मांसपेशीय ऊतक है? आंसर लिखो अपना, मस्कुलर टिश्यू या मांसपेशीय ऊतक। ठीक है, आंसर लिख लेंगे आप लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के शुरू हो गए हैं। अति लघु उत्तर यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना है, 1-2 लाइन में आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, या जितनी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? ये क्वेश्चन आया है आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से, और इसमें आपसे मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि मिक्स क्रॉपिंग जो है वो क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। देखो सिंपल चीज है, मिक्स क्रॉपिंग में आप देखते हैं जैसे कि आपने क्यारी बनाते हैं हम, गार्डन, छोटा सा जो किचन गार्डन जिसको हम कहते हैं हमारे घर के सामने,
जो क्यारियाँ होती हैं। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने मिर्ची जो है मिर्ची के पौधे लगा दिए हैं, फिर हमने वहाँ पे पुदीने के पौधे भी लगा दिए हैं, हमने वहाँ पे धनिया भी बो दिया है, हम साइड में प्याज भी लगा देते हैं, हम लहसुन के पौधे भी साइड साइड में लगा देते हैं, हम कहीं कहीं पे मटर के पौधे जो है वो भी बो देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत है और आपने क्या कर दिया है, सारे जो एक से ज्यादा जो क्रॉप है, एक से ज्यादा जो फसल है उनको साथ में बो दिया है। ठीक है, साथ में मतलब हो सकता है कि आपने क्या किया है, वहाँ पे पैटर्न बनाए हैं, रो बनाई है, ये रो इसकी है, ये रो इसकी है, ये रो इसकी है, हो सकता है आपने क्यारी वहाँ पर बना दी है, ये क्यारी इसकी है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि एक खेत में आप एक से ज्यादा जो फसल है वो एक साथ उगा रहे हैं, इसको आप मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने वर्ड्स में लिख करके लेके आएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मिक्स क्रॉपिंग के फायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्यों करते हैं मिक्स क्रॉपिंग? ये एक पारंपरिक खेती का एक तरीका है और आज भी हमारे घरों में हम लोग इसे फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो क्यारी होती है, घर के सामने जो छोटा सा एक खेत होता है, वहां पर हम सारी चीजें एक साथ उगाते हैं। तो क्या बेनिफिट होते हैं इसके, एक बार आप लोग इसको बताएंगे। चलो, तो एक तो सबसे पहले डेफिनेशन बताओ और दूसरा मिक्स क्रॉपिंग के बेनिफिट्स बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है पौधे में सरल ऊतक और जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जो पौधे हैं उसमें जो सरल ऊतक है वो जटिल ऊतक से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, या हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। अगेन आपसे जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है, टिश्यू चैप्टर से। तो आप देख रहे हैं टिश्यू चैप्टर और सेल चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन हैं, और एक जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उससे भी 2 क्वेश्चन आपके आ गए हैं। तो अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन टिश्यू चैप्टर से ही आए हैं। आपसे पूछा गया है कि जो सरल ऊतक है वो जटिल ऊतक से किस प्रकार से भिन्न है। लाइन डायग्राम बनाया था, परमानेंट टिश्यू से ये क्वेश्चन आया है और दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा और इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके लेकर के आएंगे। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।